Assalamu alaikum students, I'm your tutor Shamoon Bashir and I will teach you EAT-CAT Mathematics of first year. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स हम बहुत ही रूटीन से हटकर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड उन बातों को सीखेंगे। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के साथ साथ हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ की बात करेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स रिकरिंग वैल्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो हम किस तरह से उस डेसिमल से एक फ्रैक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम हार्मोनिक मीन को भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर के आखिर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का समेशन है, यानी अगर हमने समेशन फाइंड आउट करना है n टर्म्स का या n स्क्वायर का या n क्यूब का, तो उनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रोग्रेशन हमारे पास एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास थ्रू आउट द सीक्वेंस जो रूल है वो सेम रूल ही चलता है हर एक टर्म के लिए। तो अब स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सीक्वेंस है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है, और रेशो किस तरह से, रेशो से पहले स्टूडेंट्स अगर हम पिछले लेक्चर में डिफरेंस की बात करें तो हमने अर्थमेटिक जो सीक्वेंस था उसमें डिफरेंस किस तरह से हमने लिया था, दो टर्म्स का हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रेशो है, जिसको स्टूडेंट्स हम कॉमन रेशो भी कहेंगे, उसमें रेशो किस तरह से दो नंबर्स की हम लेंगे, इसमें भी उसी तरह से होगा कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड वैल्यू है, उसमें से हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कॉमन रेशो होगी। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फिर हमारे पास क्या हुआ, नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस हुआ जिसमें अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं तो थ्रू आउट द सीक्वेंस वो हमारे पास सेम नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक सीक्वेंस लिखें 1 2 4 8 और इसी तरह से 16 32 अप टू सो ऑन, ये हमने एक सीक्वेंस लिखा। अब स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सेकंड नंबर को फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं 2/1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आता है। इसी तरह से 4/2, ये भी हमारे पास 2 आता है। अगर हम 8/4 करते हैं तो ये भी 2 बनता है। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारे पास दो नंबर्स को डिवाइड करने पे सेम वैल्यू आ रही है, विच इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें स्टूडेंट्स अगर हम nth टर्म और उससे प्रीवियस टर्म यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किस तरह से करना है, जो बाद वाली टर्म है वो ऊपर आएगी और उससे जो पिछली टर्म है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो नंबर है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आएगा, एंड दिस नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो, और इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है, यानी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो nth टर्म बनती है उसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है a1 r⁻n-1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो अर्थमेटिक ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म अगर हमने देखनी हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है a1 r⁻n-1। अब इस nth टर्म की हेल्प से स्टूडेंट्स हम इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो a1 है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और r जो है वो कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो n हमारे पास वो टर्म होगी जिस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो
MCQ पूछा जाता है कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर हमारे पास नंबर्स का कोई सीक्वेंस है 3 और 6, 12 और इसी तरह से 24 अप टू सो ऑन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीक्वेंस है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी 4 टर्म है। अगर इसकी 5th टर्म के बारे में पूछा जाए कि इस सीक्वेंस की 5th टर्म फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है। अगर हम यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं तो थ्रू आउट द सीक्वेंस स्टूडेंट्स, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें 2, 12 को 6 से डिवाइड करें 2, 24 को डिवाइड करें 12 पे तो 2, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, चूँकि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है a1 r⁻n-1, 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह हम पुट करेंगे 5। इसी तरह से a1 हमारे पास स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और रेशो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स वो 2 है, तो इसमें हम पुट करेंगे फ़ौरन से, तो ये हमारे पास बनेगा a5 इज इक्वल टू a1 हमारे पास है 3, r हमारे पास है 2 और n हमारे पास है 5 - 1, तो 3 × 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 × 16, तो ये हमारे पास 48 आ गए। यानी अगर हमें नेक्स्ट टर्म या कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आती है तो वी कैन ईजिली फाइंड दैट टर्म यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास के ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास क्या है। फिर स्टूडेंट्स जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें टर्म सपोज करने के लिए आ जाती हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें भी अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें अगर हमें टर्म सपोज करना पड़ती हैं, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करना पड़े या अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करना पड़े, तो स्टूडेंट्स वो हम किस तरह से किस पैटर्न में वो सपोज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो स्टूडेंट्स उसमें अगर हमारे पास अगर हमने 3 टर्म्स सपोज करनी है, 3 टर्म्स अगर स्टूडेंट्स हमने सपोज करनी है तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगी, एक टर्म हमारे पास आएगी ए से हम स्टार्ट करेंगे, इससे फिर नेक्स्ट और इससे हम एक प्रीवियस टर्म लिखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी ए आर और इसी तरह से स्टूडेंट्स इससे जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म हमारे पास बनेगी a/r। तो ये 3 टर्म्स हम इस तरह से सपोज करेंगे अगर हमें 3 टर्म सपोज करने के लिए आता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें 5 टर्म सपोज करने के लिए आ जाइए, तो 3 स्टूडेंट्स हमारे पास अगर 3 टर्म्स है, अगर हमने 5 टर्म सपोज करनी है, अगर हमने 5 टर्म्स सपोज करनी है तो स्टूडेंट्स 5 टर्म्स हमारे पास जो हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी। स्टूडेंट्स हम ए से ही स्टार्ट करेंगे, ए, और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है AR, इससे जो प्रीवियस टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगी a/r, ये 3 बन गई। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ से एक प्रीवियस टर्म को सपोज करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे AR², और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रीवियस टर्म लेंगे a/r²। तो ये था कि स्टूडेंट्स अगर हमें 5 या 3 टर्म सपोज करनी है तो वो हम किस तरह से सपोज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अगर इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करनी है, तो अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करना है तो फिर वो हम किस तरह से सपोज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करनी है तो वो स्टूडेंट्स फिर हम कुछ इस तरह से सपोज करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, इवन के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हम AR सपोज करेंगे, इससे प्रीवियस टर्म स्टूडेंट्स a/r, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, फिर हमें इससे एक नेक्स्ट टर्म और इससे एक प्रीवियस टर्म बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो हम लेंगे AR³ और इससे प्रीवियस टर्म स्टूडेंट्स हम लेंगे a/r³। तो अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने के लिए आएंगे तो फिर वो हम इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को सपोज करेंगे। तो ये था तो स्टूडेंट्स अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने के लिए क्वेश्चन आता है तो वो हम
इस तरह से सपोज करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करते हैं या सम की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़, या अगर हम इसके सम की बात करते हैं, अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ऐड कर दें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। तो इसके स्टूडेंट्स हमारे पास जो सम के फार्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पे फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 r रेज टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा फार्मूला है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। और स्टूडेंट्स हमारे पास अगर जो तीसरा फार्मूला है इनको अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो था, हमारे पास अगर n टर्म्स है यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। और इन दोनों में से कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, यहाँ पे हम इसकी कंडीशन को अभी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो स्टूडेंट्स उसका जो फार्मूला है उसको हम एस इन्फिनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स a1 ओवर 1 माइनस r। इसमें स्टूडेंट्स हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। तो हम जो है वो इन्फिनिट सीरीज़ का जो है वो सम इजीली इस फार्मूला का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एंटी टेस्ट के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक इन्फिनिट सीरीज़ गिवन हो तो हमें सम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके स्टूडेंट्स इजीली सम को फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दो चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये फार्मूला हमारे पास जो पहला फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो r है, मॉड r है, यानी r जो कॉमन रेशो है, पॉजिटिव कॉमन रेशो जो है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ r माइनस 1 है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स r की 1 से छोटी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं, यानी अगर हम स्टूडेंट्स 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से छोटी वैल्यूज़ यहाँ पे इसका मतलब है कि हम पुट नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स 1 भी नहीं पुट कर सकते। अगर हम ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स 1 पे ये क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो r है उसकी, यानी हमारे पास जो पॉजिटिव कॉमन रेशो है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगी तो फिर स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, सम का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर स्टूडेंट्स हमें ये फार्मूला गिवन हो और साथ में हमसे कंडीशन पूछी जाती है कि ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है या किस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव कॉमन रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तब हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड केस स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास Sn है a1 इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम r की जो है वो 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, स्टूडेंट्स 1 यहाँ पे चूँकि हम नहीं पुट कर सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा सम। इसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से ये हमारे पास जो नीचे नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ना तो हम 1 पुट कर सकते हैं और ना ही 1 से बड़ी वैल्यूज़ को। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो कॉमन रेशो है, पॉजिटिव कॉमन रेशो है, दिस शुड बी लेस देन 1। तो इस फॉर्मूला को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी कॉमन रेशो जो है वो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हमने
रूटीन की क्लासेस में इनको अच्छे से स्टूडेंट्स नहीं सीखा, तो अभी हमारे लिए मौका है कि स्टूडेंट्स हम इन बातों को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस फार्मूला को, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फार्मूला को, अब हम इस फार्मूला को, सेकंड फार्मूला को उस केस में यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो पॉजिटिव कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 होगी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इन्फिनिट सीरीज़ के केस में स्टूडेंट्स हमेशा हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो आर है, आर हमेशा जो है वो लेस देन 1 होगा, यानी हमारे पास जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि आर जो है वो छोटा होता जाता है और उसकी अगर हम पावर्स लेते जाएंगे तो वो और स्मॉलर होता जाएगा, और स्मॉलर वैल्यूज़ का अगर हम स्मॉलर सीरीज़ हमारे पास एक बन जाएगी तो उसका सम फाइंड आउट करना जो है वो आसान होगा। तो याद रखिएगा, एक सीरीज़ या एक सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है तो फिर उसका सम जो है वो स्टूडेंट्स निकालना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक सम ज़ीरो को अप्रोच करता जा रहा है, यानी वो छोटा होता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स उसका सम फाइंड आउट करना जो है वो आसान चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये तो था कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है और सीरीज़ क्या है, और उसके हमने ये इन इम्पॉर्टेंट बातों को सीखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दो और इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं और हम और इस लेक्चर में बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातों को सीखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम दो इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो कब कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंट का केस। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप इस बात को अभी सीख रहे हैं तो इसको आप स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्ज करने का क्या मतलब है। अगर स्टूडेंट्स किसी सीक्वेंस का यानी अगर हम सम लेते हैं, यानी अगर किसी सीरीज़ का जो सम है अगर वो फाइनाइट नंबर आता है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ द सम इज़ a finite number if the sum is a finite number, अगर किसी सीरीज़ को स्टूडेंट्स किसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमने सम फाइंड आउट किया और सम अगर उसका स्टूडेंट्स आ जाता है एक फाइनाइट नंबर, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज़ जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है या वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। इसकी जो कंडीशन है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कन्वर्ज के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉजिटिव कॉमन रेशो है दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ये केस है स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्जेंट का केस के अगर हमारे पास कॉमन रेशो लेस देन 1 आती है तो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। जो सेकंड केस हमारे पास है डाइवर्जेंट का। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सम जो है, इफ सम इज इन्फिनिट, अगर सम इन्फिनिट आ जाता है तो तब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि वो जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है, यानी वो डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट का केस जो कि हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो मॉड आर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो तब इस केस में स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। तो अब स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब जो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस लेक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन बातों को स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको हम एज अ ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास ट्रिक्स भी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इफ़ वी हैव अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लेट A1 A2 A3 up to so on AN be a
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ये हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एंड के बी अ नंबर। तो के स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नंबर है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस के को इस पूरे सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन, तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक नया सीक्वेंस बनेगा के से मल्टीप्लाई करने के बाद, A1 के कॉमा A2 के कॉमा A3 के अप टू सो ऑन AN के इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बात स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और अगर हम उसको किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी हर एक टर्म को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब हमारे पास जो एक नया सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगा, वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो 1 2 4 8 16 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और क्वेश्चन अगर हमें कोई आए कि अगर के स्टूडेंट्स हमारे पास है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये एक नया सीक्वेंस बनाएगा, और नया सीक्वेंस ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 4 टाइम्स 8 16 32 अप टू सो ऑन। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस था, उसको हमने के यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये एक और नया सीक्वेंस बन गया। तो अब अगर स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को हम देखें, तो अगर हम स्टूडेंट्स 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 आएगा, इसी तरह से। इसका मतलब है कि इस पूरे सीक्वेंस में जो कॉमन रेशियो है वो सेम आती है। तो ये बात अगर पूछी जाती है, या इस तरह से एमसीक्यूज़ आता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और अगर वो ज्योमेट्रिक है और उसको अगर हमने किसी नंबर से, के नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि लेट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN be a geometric progression and K be a number, then A1 over K comma A2 over K comma A3 over K up to so on AN over K is also a geometric progression। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स हमारे सामने कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, अगर वो कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और के हमारे पास कोई भी नंबर है, और अगर हम उस के नंबर को उस सीक्वेंस की हर एक टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगा, वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड यही चीज़ अगर हमें एमसीक्यूज़ में पूछी जाए या इस डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो स्टूडेंट्स उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट्स अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई नंबर अगर हम ऐड करते हैं, या स्टूडेंट्स अगर हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के केस में या डिवीजन के केस में स्टूडेंट्स वी नीड नॉट टू चेक, बट इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें चेक करना पड़ेगा वेदर द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और नॉट। तो इस केस को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ अ नंबर k is added
or subtracted from each term of a geometric progression, then the resultant sequence may or may not be a geometric progression। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी सीक्वेंस में किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई नंबर ऐड करते हैं, उसकी हर एक टर्म में वो सेम नंबर, या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो स्टूडेंट्स उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो नया सीक्वेंस बना है उसमें भी हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगी तो फिर स्टूडेंट्स हमारा जो रिज़ल्ट है वो यस होगा, यानी हमारे पास जो नया सीक्वेंस है वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस और अगर कॉमन रेशो सेम नहीं आती तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास वो सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस केस को हम जनरलाइज प्रोडक्ट या डिवीजन की जगह की तरह जनरलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हमने मे और मे नॉट का वर्ड यूज़ किया है कि हो सकता है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए या हो सकता है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ना बने। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन भी है कि अगर हम किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल of a geometric progression is also a geometric progression। मतलब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं A1 over A1 कॉमा 1 over A2 कॉमा 1 over A3 कॉमा अप टू सो ऑन 1 over AN is also ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उसकी हर टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो नेक्स्ट हम और इम्पॉर्टेंट बातों की तरफ चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाते हैं तो उनको अगर हम डिवाइड करें या उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या अगर हम उनका सम या डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है या नहीं बनता। स्टूडेंट्स दो डिफरेंट सीक्वेंस को लेकर हम चलेंगे, और उससे पहले स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे, फिर हम दो डिफरेंट सीक्वेंसेस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने रेसिप्रोकल की बात की कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी हमारे पास क्या होगा, वो स्टूडेंट्स वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। इसी तरह से ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंट का केस है। एक्सपोनेंट का केस है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास के कोई नंबर है, इफ़ k इज़ अ नंबर देन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN be a geometric progression and if k is a number then, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की स्टूडेंट्स अगर हम ये पावर ले लेते हैं, यानी हर एक टर्म की अगर हम पावर k ले लेते हैं, A2 पावर k, A3 पावर k अप टू सो ऑन AN पावर k
is also a geometric progression। तो एक सीक्वेंस है और के हमारे पास कोई नंबर है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनता है पावर लेने से, तो वो सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगा, वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम दो सीक्वेंसेस को लेकर चलते हैं फॉर टू डिफरेंट सीक्वेंसेस। फॉर टू डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो स्टूडेंट्स अगर हम दो डिफरेंट सीक्वेंसेस को लेकर चलें, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है, लेट A1 A2 A3 up to so on AN and B1 B2 B3 up to so on BN B2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोई से दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं कि इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनका प्रोडक्ट किस तरह से होगा कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो nth टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से बनने वाला जो सीक्वेंस होगा, यानी हमारे पास दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस थे, दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस थे, उनको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनना है, नया सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। सेकंड केस को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस हमारा डिवीजन का है। तो स्टूडेंट्स डिवीजन के केस में अगर हम देखें, अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको हमने A1 A2 अप टू सो ऑन AN से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारे पास सेकंड सीक्वेंस है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, A1 ओवर B1, A2 ओवर B2, A3 ओवर B3 up to so on AN over BN is also a geometric progression। तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। अगर हमें MCQs में पूछा जाता है, या अगर हमें दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस गिवन होते हैं, और अगर हमें पूछा जाए कि अगर इनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा कि नहीं, यस इट विल बी अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम दो सीक्वेंसेस को ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको ऐड करते हैं A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3 अप टू सो ऑन AN प्लस BN, या स्टूडेंट्स अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते हैं, या सेकंड में से माइनस करते हैं फर्स्ट को, A1 B1 कॉमा A2 माइनस B2 कॉमा A3 माइनस B3 अप टू सो ऑन AN माइनस BN। तो दिस मे और मे नॉट बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स सम के केस में अगर दो डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, तो उनका सम लें, या उनका स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंस लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, या स्टूडेंट्स वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या ना हो। तो स्टूडेंट्स सम
और डिफरेंस के केस में हम इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमारे पास सम और डिफरेंस का जो बनने से नया सीक्वेंस है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक होगा या नहीं होगा। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। इसके लिए स्टूडेंट्स वी हैव टू चेक कि हमारे पास जो सम है उससे जो नया सीक्वेंस बना है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, या डिफरेंस से जो नया सीक्वेंस बना है वो भी हमारे पास एक नया सीक्वेंस है या नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और डिफरेंट बात को और एक और इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीक्वेंस है, लेट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे जो याद रखने के लिए है कि स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर उसमें स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें, स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 है और लास्ट टर्म हमारे पास nth टर्म जो है वो AN, इनका प्रोडक्ट लें, या स्टूडेंट्स यहाँ से हम सेकेंड टर्म और वहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें, और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम थर्ड और वहाँ से थर्ड लास्ट टर्म का अगर हम प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसकी स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड और वहाँ से सेकंड लास्ट, थर्ड और वहाँ से थर्ड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा आपस में क्या होगा, वो इक्वल होगा। इस चीज़ को अगर हम वेरीफाई करते हैं 1 2 4 8 16 32 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम प्रोडक्ट देखें, अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 इंटू 32 तो ये हमारे पास 32 आता है। इसी तरह से अगर हम 2 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 32 आता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम 4 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास जो है वो 32 ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये चीज़ अगर स्टूडेंट्स हमें MCQs में पूछी जाती है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें अगर हम फर्स्ट लास्ट को, इसी तरह से यहाँ से सेकंड और वहाँ से सेकंड लास्ट थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमें MCQs में भी पूछी गई है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इफ़ a raised to the power x1, a raised to the power x2, a power x3 up to so on a power xn is a geometric progression, then x1 comma x2 comma x3 comma up to so on xn will be an arithmetic progression। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस एक अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स में वैल्यूज़ होंगी ये वैल्यूज़ क्या बनाएंगी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें अगर हम बेस देखें तो बेस में हमारे पास वैल्यू सेम है और पावर स्टूडेंट्स इस पे चलती जा रही हैं, इस तरह का कोई सीक्वेंस अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये जो पावर्स में सीक्वेंस बनेगा ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्दर और इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उनकी टर्म्स के प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना तो एक लेंथी प्रोसीजर है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे जो कि स्टूडेंट्स हमारे लिए एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास टर्म्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमें और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स मैन्युअली उन्हें मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उन टर्म्स का प्रोडक्ट बता देंगे। इसके स्टूडेंट्स रिलेटेड अगर हम एक MCQ यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1 2 4 16 2, क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास 2 बनती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑड नंबर है, यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल जो टर्म्स है वो हमारे पास बनती हैं 5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है, अगर हमें इन टर्म्स के प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट अगर पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट चूँकि बनता है कि मिडिल टर्म की पावर हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 5, और अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं इन टर्म्स का तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 4 रेज़ टू द पावर 5, और 4 की पावर 5 अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इनको स्टूडेंट्स अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे ये हमारे पास आएगा 1024। और स्टूडेंट्स ये तो हमने फ़ौरन से जो है वो इन टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अगर हम स्टूडेंट्स इनको मैनुअली करते हैं तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स इन टर्म्स को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 1 इंटू 2 2 2 2 4 टाइम्स 8, और इसी तरह से स्टूडेंट्स 8 इंटू 16 इंटू 32, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 1024 ही आता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मिडल हैं और ये अगर चीज़ MCQs में पूछी जाती है तो हम फ़ौरन से स्टूडेंट्स इस फार्मूला को कि मिडल टर्म लेकर उस पर स्टूडेंट्स जितनी टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम पावर में लिखेंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है वो उन टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी चीज़ को नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इवन आ जाती हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आ गई हैं स्टूडेंट्स तो इवन के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या होगा, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडल टर्म रेज़ टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इवन पावर है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म का हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स उस पर पावर लेंगे जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे। इवन के केस में स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमारे पास अगर हम देखेंगे तो सेंटर पे हमारे पास क्या बनेगी, 2 टर्म्स आएंगी।
अब दो टर्म्स आएंगी तो उन दो टर्म्स को हम मिडिल टर्म कंसिडर करते हुए हम उनके मिडिल टर्म्स का क्या लेंगे, हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे और मीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर स्टूडेंट्स जितनी टोटल टर्म्स होंगी वो हमारे पास पावर में आएगा, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम इन दो केसेस में अगर हमें प्रोडक्ट पूछा जाता है तो हम इजीली जो है वो उसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जी जो है, अगर हमारे पास वो ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और बी के दरमियान, अगर अ नंबर जी will be a geometric mean between A and B if A, G, B are in geometric progression। अगर स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस बनता है यानी A, B और दरमियान में G का ये सीक्वेंस अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास G जो है वो इन दोनों नंबर्स का क्या कहलाएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, इस सीक्वेंस को अगर हम देखें, चूँकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें मतलब पता है कि स्टूडेंट्स अगर हम इन दो टर्म्स को की रेशो लें या इन दो टर्म्स की रेशो लें, यानी अगर हम G ओवर A लें या B ओवर G फाइंड आउट करें, तो वी विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि कॉमन रेशो जो है वो पूरे सीक्वेंस में सेम होती है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और जी स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला बन गया ज्योमेट्रिक मीन का। तो स्टूडेंट्स इसको हम जी एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो MCQ स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्या आ सकता है कि हमें अगर कोई दो नंबर्स गिवन हो, A हमारे पास है 2 और इसी तरह से B हमारे पास 8 है, तो इनका अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी 2 इंटू 8, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास दो नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम ज्योमेट्रिक मीन से ही रिलेटेड बहुत सी और इम्पॉर्टेंट बातों को और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, यानी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये स्टूडेंट्स, इन बातों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो nth ज्योमेट्रिक मीन है, GN जो है वो nth ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। nth ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है A, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है B ओवर A रेज टू द पावर 2 ओवर n प्लस 1। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास अब हमें कोई भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स हम A B की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इजीली जो है वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे रिलेटेड हमारे पास जो MCQ आता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन्स है, अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स है, उनका जो प्रोडक्ट है, यानी अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स है G1, G2, G3 अप टू सो ऑन Gn, तो इनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ए बी रेज टू द पावर n। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो दो ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फिर किस तरह से आएगा। तो ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास G1 और G2 का प्रोडक्ट हमें पूछा जाता है तो वो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास बनेगा AB रेज टू द पावर 2। तो जितने ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे वही नंबर स्टूडेंट्स हमारी पावर में आएगा। यानी अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं G1 इंटू G2 इंटू G3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी और ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके 3 पावर आएगी। तो ये स्टूडेंट्स
हमारे पास बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछे गए हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में आया कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें अगर G1, G2 और G3 तीन ज्योमेट्रिक मीन है तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो उनका प्रोडक्ट स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट AB और होल पावर 3 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टूडेंट्स चौथी बात जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये बात हमारे पास है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि अगर A और G, इफ़ A एंड G आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी A जो है अर्थमेटिक मीन है, G जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, इन बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी है और ज्योमेट्रिक मीन भी है, देन तो तब स्टूडेंट्स उनसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ अगर हमें गिवन हो, हमें अगर स्टूडेंट्स A और B की वैल्यूज़ गिवन है, तो स्टूडेंट्स अगर हमें इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स हम उसका ज्योमेट्रिक उन नंबर्स की मदद से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे और स्टूडेंट्स उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू ECAT, रिलेटेड टू MCQs। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से है, इफ़ pth, qth, rth टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स pth टर्म की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी AP। अगर हम qth टर्म को देखें तो वो AQ बनेगी। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम 5th टर्म की बात करते हैं तो हम A5 लिखते हैं, या 6th टर्म की बात करते हैं तो हम A6 लिखते हैं, या अगर हम 10th टर्म की बात करते हैं तो A10 लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर हम pth टर्म की बात करेंगे तो उसका मतलब है AP, qth टर्म की बात करेंगे AQ, और अगर rth टर्म है तो उसको हम AR लिखेंगे। तो ये तीन टर्म्स हैं। अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो PQR है वो हमारे पास क्या होगा, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। PQR एक अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर स्टूडेंट्स हम किसी सीक्वेंस की फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम 7th 10th या स्टूडेंट्स 13th टर्म की बात करते हैं कि ये टर्म्स अगर स्टूडेंट्स मतलब A7 या A10 या स्टूडेंट्स A13 इनकी अगर हम बात करते हैं, ये अगर स्टूडेंट्स इन GP हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 7, 10 और 13, 7, 10 और 13 जो है ये हमारे पास किस में होंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम दो टर्म्स का डिफरेंस देखें, 10 में से 7 माइनस करें 3, इसी तरह 13 में से 10 माइनस करें वो भी हमारे पास 3 ही आता है। तो ये थी स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास pth, qth और rth टर्म जो है वो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास PQR क्या होगा, वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा जिसको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है कि अगर हमारे पास ABCR इन अर्थमेटिक एज वेल एज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीन नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि A, B और C तीनों ही आपस में इक्वल हैं, यानी A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। तो इस केस में अगर ये स्टूडेंट्स हमें गिवन हो केस, और अगर MCQs पूछा जाए कि अगर A, B और C इक्वल हैं तो बताइए कि आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो किसके इक्वल होंगे। यानी अगर हमारे पास तीनों नंबर इक्वल होंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी होंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7 है कि अगर हमारे पास ABCR इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ABC जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तब स्टूडेंट्स देन A रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर A, x पावर B, x पावर C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रिजल्ट
इन दो वैल्यूज़ के लिए जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए बी सी थमेटिक प्रोग्रेशन में है तब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ई कैट एंड रिलेटेड टू योर इंपॉर्टेंट MCQs। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम कुछ रिकरिंग वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं और उनसे रिलेटेड हम कुछ शॉर्टकट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये केस हो, नाउ इफ़ r इज़ इक्वल्स टू x इंटू वाई और y के ऊपर डॉट है, यानी x कोई यहाँ पे फिक्स नंबर है। x की स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे कोई पाबंदी नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी, कोई भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हो सकते हैं। और इसी तरह से y जो रिपीट हो रहा है उसके लिए तीनों केसेस हो सकते हैं, एक नंबर भी वैल्यू भी रिपीट हो सकती है, 2 भी 3 भी, और इसी तरह से हम आगे भी मूव करते जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये केस आ जाता है कि एक नंबर अगर यहाँ पे फिक्स है और उसके बाद वाले जो नंबर है वो इन्फिनिटली मैनी टाइम जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इफ़ r इज़ इक्वल्स टू x इंटू वाई, और y जो है वो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम x और y के बारे में बताएं, where x is the number of terms in x and small y is the number of terms in y, यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x में 3 टर्म्स हैं तो हमारे पास ये जो स्मॉल x है वो हमारे पास जो है वो 3 हो जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कैपिटल Y है उसमें अगर 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो यानी हमारे पास जो स्मॉल y है वो हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 2। अब स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है, अगर ये केस हमारे पास बन जाता है तो तब हम फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तब फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल XY माइनस x, उसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y होगा उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे, माइनस x ओवर 10 रेज़ टू द पावर x प्लस y। और x क्या है, जो हमारे पास पहला नंबर है उसमें जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, और y क्या है वो इस दूसरे नंबर में जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होगी, माइनस 10 की पावर x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो केस है जिस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स पहली टर्म जो है वो फिक्स है, वो रिपीट नहीं कर रही, लेकिन दूसरी टर्म से वो जो है वो ऑनवर्ड रिपीट करना शुरू करता है। तो अब स्टूडेंट्स चलिए हम इसी से रिलेटेड बहुत एक इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ये केस आ जाता है तो फिर हम उसकी फ्रैक्शन किस तरह से बनाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसी से रिलेटेड जो है वो एक MCQ करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक डेसिमल है और वो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेसिमल है 0.4362 और 62 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डॉट्स हैं, यानी ये नंबर जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है और हमने बताना है कि ये किस फ्रैक्शन से बना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम उससे कंपेयर करते हैं इसको, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है वो 43 है और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है वो हमारे पास 62 है। अब चूँकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स भी चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्मॉल x है और स्मॉल y, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स इन x एंड इन y रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम x में नंबर ऑफ़ टर्म्स देखें तो ये हमारे पास है 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स इन कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, उसको हमने स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया था, और वो हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 2 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ टर्म्स इन कैपिटल Y इज इक्वल्स टू स्मॉल y विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे काउंट करें तो ये हमारे पास 2 बनती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप फिर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है XY माइनस x ओवर 10 रेज़ टू द पावर x प्लस y माइनस 10 रेज़ टू द पावर x।
अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ये जो फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला से हम इजीली जो है वो फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा एक्स वाई। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो x हमारे पास है 43 और y हमारे पास है 62 माइनस x हमारे पास है 43 ओवर 10 रेज़ टू द पावर x और y हमारे पास 2 है, 2 + 2 माइनस 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4362 में से 43 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बनता है 4319 और नीचे स्टूडेंट्स 10 की पावर 4 हमारे पास बनेगा 10,000 माइनस 10 की पावर 200, तो ये हमारे पास आएगा 4319 ओवर 9,900। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्रैक्शन थी जिसको हमने फार्मूला यूज़ करते हुए जो है वो उसको इजीली सॉल्व कर लिया। अगर यही स्टूडेंट्स अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसीजर जो है वो विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट्स के हमारे पास रिकरिंग वैल्यूज़ हैं तो उसको हम उनको किस तरह से शॉर्टकट मेथड से जो है वो इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम हार्मोनिक सीक्वेंस की अगर हम बात करें, हार्मोनिक सीक्वेंस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ एपी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। इसमें स्टूडेंट्स अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो जो कि अर्थमेटिक हार्मोनिक सीक्वेंस है और उसकी अगर हमें कोई टर्म फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको पहले हम बनाते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, फिर उसकी nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए हम वो पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उसका वापस क्या ले लेते हैं, वापस स्टूडेंट्स हम उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था कि हमारे पास जो हार्मोनिक सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही क्या होता है, एक रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन स्टूडेंट्स हमारे पास है a + b ओवर 2ab। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हार्मोनिक मीन है। तो दो नंबर्स अगर हमें गिवन हो तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो हम हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि हमने एक्सरसाइज में भी अपनी बुक में भी देखी कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से इफ़ a एंड b आर ग्रेटर देन 0। और यही के स्टूडेंट्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन और ये लेस देन है हार्मोनिक मीन अगर हमारे पास a b जो है वो नेगेटिव होंगे। तो इस केस में जो है वो ये अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा होगा और हार्मोनिक मीन जो है वो सबसे ग्रेटर होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर के लास्ट पे हम समेशन की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स समेशन n की अगर हम बात करते हैं, समेशन n यानी हमारे पास जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनके सम की अगर हम बात करें यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था n × n + 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास अगर n टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसके स्क्वायर का सम फाइंड आउट करते हैं यानी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + अप टू सो ऑन + n स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है n × n + 1 × 2n + 1 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है अगर हमने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हमने n स्क्वायर का अगर हम समेशन देखें तो ये हमारे पास फार्मूला n × n + 1 × 2n + 1 ओवर 2 बनता है। लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम क्यूब की बात करें, अगर हम क्यूब लेते हैं n क्यूब की अगर हम बात करें, इसका समेशन अगर हम लेते हैं यानी 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + अप टू सो ऑन n क्यूब,
तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास था n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स इन सारी बातों को चैप्टर नंबर 6 को जो हमने डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड जो हमने एमसीक्यूज़ की हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और इन लेक्चर्स को अच्छे से गौर से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को कवर किया, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला है nth टर्म का उसको देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस किया, और हमने ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को भी डिस्कस किया, और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट नई बातों को सीखा। हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। और आखिर पे स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर के लास्ट पे हमारे पास n टर्म्स का समेशन है या n स्क्वायर टर्म्स का समेशन है या n क्यूब टर्म्स का समेशन है, उनके फार्मूलाज को हमने देखा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप लाजमी पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।